नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है और हलचल वाले इस मार्केट में आपको अब करना क्या है। जी हां, आपको बता दें कि आज नॉन एग्री मार्केट में जबरदस्त, एग्री मार्केट में आज जबरदस्त एक्शन हमने देखा है। उसकी बात भी हम करेंगे, खास करके चना और ग्वार की, और बात होगी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल की भी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, तरुणसत्संगी.com के। नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तो ये कुछ खास मेहमान हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग लौटती हुई दिख रही है। 51,500 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1955 के ऊपर चला गया है। तो क्या गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने को तैयार है? इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, सुनंद, क्या किया जाए गोल्ड में? क्या इस तेजी में एक बार बाइंग शुरू की जाए या अभी वेट किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर हम गोल्ड की करें तो थोड़ा सा करेक्शन वेट करना चाहिए। 51,300 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि शाम को एक यूएस इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पॉजिटिव आ गए तो थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से मार्केट में इमीडिएट बेसिस में खरीदने को नहीं दूंगा। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है, 52,000 तक भी जा सकता है आने वाले आज और कल के दिनों में। तो एक 51,500 का लेवल जो आज ब्रेक हुआ है, वो काफी एक कंफर्मेशन हो चुका है कि मार्केट में और तेजी देखने को मिल सकता है। तो मेरा राय यह है कि 51,300, 350 के लेवल पे आप खरीदारी कीजिए, और ऊपर टारगेट 51,800, 52,000 तक आप टारगेट रख लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 51,000 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ओके, तरुण जी, आपका क्या कमेंट होगा आज इवनिंग मार्केट में, शाम के कारोबार में, यानी अभी से जो अब 6 घंटे का ट्रेड बचा है नॉन एग्री में, उसमें गोल्ड में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, लास्ट 2 वीक से हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस काफी नैरो रेंज में मूव कर रहे हैं। एमसीएक्स की बात किया जाए तो 50,300, 50,500 के लेवल है, वहां पर काफी अच्छा बाइंग इमर्ज हो रहा है। साइमल्टेनियसली 52,000 या उसके नियर बाई ट्रेजेक्ट्री में सेलिंग इमर्ज हो रहा है, क्योंकि हम हायर ट्रेजेक्ट्री के पास में और ट्रेंड काफी लल है लास्ट 2 वीक से। मेरा ऐसा मानना है 52,000 के आसपास आएगा तो गोल्ड में सेलिंग करना चाहिए। 52,200 के ऊपर जाएगा तभी इसमें फर्दर अप रैली देखने को मिलेगा, और वो ब्रेक नहीं होता तो वंस अगेन 51,000 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी गोल्ड पर कि गोल्ड में अभी हमें करना क्या चाहिए इस मार्केट में, ठीक है। लेकिन सुनंद, चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? चांदी में भी ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिख रही है, और इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी का भाव हालांकि अब थोड़ी तेजी कम हुई है, लेकिन 300 रुपए से ज्यादा की तेजी अभी है चांदी में। क्या किया जाए चांदी में? देखा जाएगा तो चांदी में भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा लेवल्स पे खड़ा है। तो जो करंट लेवल्स पे खड़ा है 68,700 के लेवल्स पे, तो वहां पे अब एक खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। 69,200 तक मुझे आज के इंटरडे बेसिस पे भी मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, जिसके वजह से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखेंगे। अगर आज शाम का ईसीबी का जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक अच्छा न्यूज आया तो फिर वो एक सिल्वर और बेस मेटल मार्केट को काफी सपोर्ट करेगा, जिसके वजह से तेजी दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 68,500 के लेवल का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 69,200 तक आप तेजी रह सकते हो। तो ये बात हो गई कि सिल्वर की। सिल्वर पर आपका व्यू क्या है तरुण जी? लाइकवाइज गोल्ड, मेरे को लगता है कि सिल्वर के अंदर भी एक जो दायरे का कारोबार है लास्ट 2 वीक से वो कंटिन्यू करेगा। रेंज है 64,500 से 69,500, क्योंकि हम अपर रेंज के पास हैं। अगर 69,500 ब्रेक नहीं होगा तो जो इन रेंज मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगा, एंड ऑफ रेट मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 69,500 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 69,600 के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं, एंड अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो 1,000 रुपीज डाउन साइड में देखने
देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है कि चांदी में आपको अभी करना क्या है, चांदी में आपको किस तरह का ट्रेड लेना है ये आपने बताया। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो सुनंद, तो तब क्या चांदी में ट्रेड बनेगा? अगर बात करें अगर पोजिशनल ट्रेड की, तो पोजिशनल ट्रेड में तो चांदी में तेजी देखने को मिलेगा। आज सुबह भी मेरे कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई थी और ये पता चला कि फिजिकल बाइंग ऑफ गोल्ड भी बढ़ सकता है और नवरात्रि सीजन, आने वाले सीजन में गुजरात मार्केट में काफी अच्छा डिमांड बढ़ेगा ज्वेलरी मार्केट में, जिसके वजह से तेजी दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये मंथ के एंड तक में 72 to 73,000 लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये राय आपकी चांदी पर है, चांदी में आपको तेजी दिख रही है। लेकिन अब बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में तेज गिरावट आई है और जिस तरह से दाम कम हुए हैं, क्रूड के फंडामेंटल का इंपैक्ट तो मार्केट पर दिखा ही है। और आपको याद होगा, अगर आप लगातार हमें देख रहे हैं जी बिजनेस पर, तो जी बिजनेस एकलौता ऐसा चैनल है, जब हमने आपको बीच में बताया था, जब थोड़ी सी तेजी आ गई थी क्रूड में, 45 के आसपास ब्रेंट चला गया था, तो तब हमने आपको ये बताया था कि ये तेजी टिकेगी नहीं। और हमारे साथ एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े थे इस वक्त, और मैंने उनसे बार बार सवाल पूछा था कि दाम बढ़ने लगे हैं, अलग अलग फैक्टर आए हैं, तो क्यों तेजी नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ ये बात कही थी कि ये तेजी टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के फंडामेंटल अभी बहुत कमजोर हैं। और आप देखिए, उसके बाद दाम बहुत कम हो गए हैं और ब्रेंट का भाव तो अब 40 के आसपास पहुंच चुका है। हमारे साथ एक बार फिर से नरेंद्र तनेजा जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने सबसे पहले ये बताया था कि क्रूड में तेजी की कोई संभावना अभी दूर दूर तक नहीं है, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लाइन को फॉलो किया है। अब यहां से क्रूड का मार्केट आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जो हमने पिछले 24 घंटे में देखा है, खास तौर से जो है वो WTI को लेकर के अमेरिका में जो है वो वहाँ की जो इन्वेंट्रीज की सिचुएशन है उस पर रिएक्शन है वो मुझे, और उसका ब्रेंट पे भी असर आया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कोई ज्यादा टिकने वाला है, क्योंकि जो इन्वेंट्री को अमेरिका को लेकर के जिस हिसाब से हुआ, पहले के कम है, फिर हुआ कि ज्यादा है, कुछ जो डेटा आए फिर उसमें से कुछ जो है विड्रॉ करा गया, तो उसकी नतीजन ये हुआ है। लेकिन अदरवाइज जो है वो मार्केट सिचुएशन वही बरकरार है, उसमें कोई भारी परिवर्तन नहीं है। बल्कि ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के जो खबरें आई हैं, जिसमें हुआ कि भाई थोड़ा देरी हो सकती है, उसको लेकर के भी ऑयल इंडस्ट्री में जो है काफी पेसिमिज्म है, काफी फ्रस्ट्रेशन है कि भाई इससे मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसमें और थोड़ा विलंब हो सकता है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। और जो भारत जैसी इकोनॉमीज हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, सभी इकोनॉमी पे, लेकिन खासतौर से भारत जैसी अर्थव्यवस्था पे इसका और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर भी और आने वाले क्वार्टर में भी, तो उसका असर आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको मुझे नहीं लगता है कि कोई वजह है कि ये कीमत ऊपर जाए। भारत और चीन में थोड़ा तनाव है, उसको लेकर के ऑयल इंडस्ट्री में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये एस्केलेट तो नहीं हो जाएगा, इसको लेकर तनाव है, क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ऑयल के। तो भारत और चाइना को टेंशन मार्केट में आ रहा है, लेकिन वो भी वो कीमतों में नहीं दिख रहा है। लेकिन यह है कि साथ में ये भी है, भारत और चाइना का ज्यादातर जो ट्रेड है वो मलाक्का स्ट्रेट से होता है, जहां से दुनिया का 70% तेल आता जाता है। तो कुछ मिला के होराइजन पर कुछ लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं थोड़ी वरी है। लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत चाइना जो है इनकी स्थिति कहाँ पहुंचती है। कल दोबारा बातचीत होने वाली है चीन से, उसको भी ऑयल इंडस्ट्री फॉलो करेगी। इसको छोड़ करके बाकी ऐसा कोई टेंशन नजर नहीं आता है, फंडामेंटल्स में कोई परिवर्तन आएगा ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसी स्थिति पिछले 5 साल 10 दिन में हमने देखी है, आने वाले समय में वही बरकरार रहने वाली है। इस बात का जरूर इंतजार है कि आने वाला जो विंटर है, जाड़ा है, वो कैसा होने वाला है। जाड़ा अगर सख्त होता है, बहुत ज्यादा जाड़ा होता है, तो तेल की कीमतों में असर पड़ेगा, उसकी जो है परचेज हिसाब से होगी, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है। अभी तो सबसे बड़ा यही है कि भारत चीन का जो थोड़ा तनाव है, ये अमेरिका जो है उसमें जो अमेरिका की पॉलिटिक्स और साथ में वैक्सीन की प्रोग्रेस और इस सब का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर, इसी पे ध्यान रखा जा रहा है। और अभी इसमें ऐसी कहीं भी कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि बहुत बड़ा चिंता का विषय हो और या बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। लिहाजा ये है कि जिस तरह का हमने वेरिएशन तेल की कीमतों में देखा है, मुझे लगता है अभी फिलहाल वैसा ही चलने वाला है। कोई वजह नहीं कि तेल की कीमत एकदम ऊपर जाए। अच्छा, तो सर आपने कुल मिलाकर ये कहा कि कोई वजह नहीं है
जिससे क्रूड की कीमतें ऊपर जाए, तो क्या कोई ऐसी वजह है जिससे क्रूड की कीमतें नीचे जाए, या नीचे जाने की भी कोई नई वजह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नीचे जाने की अभी भी वजह है। अगर जो है वैक्सीन जो है, जिसको पूरी दुनिया उसी के हिसाब से जो कैलकुलस है वो वैक्सीन पे चल रहा है, ये माना जा रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी और जो है वो जनवरी फरवरी का जो क्वार्टर होगा उससे अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर काफी जबरदस्त पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और ऑयल की डिमांड उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगी, रिकवरी शुरू हो जाएगी। जीडीपी पे जहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा। चाइना का ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया के लिए भी ये माना जा रहा है कि जनवरी का जो क्वार्टर है वो शायद पॉजिटिव हो। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। अगर उसमें और ज्यादा विलंब होता है वैक्सीन के अंदर तो तेल की कीमतें जो है वो और नीचे जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है पक्की यकीनन कि जो वैक्सीन अभी जल्दी आने वाली नहीं है और दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चलता रहेगा, उनमें गिरावट चलती रहेगी, तो उसका असर जाहिर है कीमतों पे आएगा और कीमतें नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा उसके लिए भी कम से कम हमको एक दो हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कुल मिला के कोरोना वायरस, उसका इम्पैक्ट, वैक्सीन का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सब क्या होने वाला है। साथ साथ भारत चाइना का जो संबंध है ये क्या दिशा पकड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि तेल की आने वाले दिनों में जो है तेल जो है उसकी कीमतों की जो दिशा है वो क्या रहने वाली है। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आगे क्रूड का मार्केट होगा क्या। तो कुल मिलाकर तेजी के संकेत नहीं है और मार्केट अभी इसी रेंज में रहेगा जब तक कोई नई खबर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आज के मार्केट में अगर ट्रेड लेना हो क्रूड में सुनंद, तो क्या ट्रेड लिया जाए इस भाव पर क्रूड में? अगर आज के मार्केट की बात करें तो क्रूड में सेलिंग का ही मौका दिखाई दे रहा है। तो करंट लेवल्स पे जो 2760 के लेवल्स पे आप वहां पे सेल कर सकते हो। अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 2650 पे आप टारगेट रख लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 2800 पे आप रख लीजिए। इसका ये एक खास वजह है कि कल अमेरिकन स्टॉक पल्स का भी डेटा था जिसमें इंक्रीज हुआ था इन्वेंट्री वीक ऑन वीक बेसिस पे, और आज भी यूएस क्रूड इन्वेंट्री का रिपोर्ट आएगा। हालांकि डिमांड भी काफी कमजोर है मार्केट में, उस वजह से इन्वेंट्री का भी एक्सपेक्टेंसी है कि वो भी रिकवरी दिखाई दे, जिसके वजह से मार्केट में और भी प्रेशर आ सकता है। तो मेरा राय यही है कि क्रूड में अभी भी सेलिंग करके चलिए। तो आपकी सेल की राय है क्रूड में, आप कह रहे हैं कि बेच कर चलना चाहिए। चलिए आप बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल का मार्केट तरुण जी आपको कैसा लग रहा है? हालांकि मेटल के भी काउंटर सारे लाल निशान में ही हैं। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट दबाव में तो दिख रहा है। तो मेटल में क्या किया जाए? आई थिंक एक्सेप्ट कॉपर अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो बेस मेटल्स है उन्होंने 4 महीने का जो रैली था उसके बाद में वीक सिग्नल दिया हुआ है। मेरा ऐसा मानना जिंक अभी धीरे धीरे 180 तक आएगा। लेड में भी काफ़ी वीक सिग्नल आया है, 140 तक लेड भी आ सकता है। निकल जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें भी वीक सेटअप्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये 1050 1020 तक आ सकता है। कॉपर फॉर द टाइम भी 505 से 528 के बीच में रहेगा। द मोमेंट 505 के नीचे क्लोज तभी इसमें वीक सेटअप जनरेट होगा। टिल देन कॉपर में 525 के आसपास सेलिंग और 505 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। बट एक्सेप्ट कॉपर बाकी के काउंटर में वीकनेस फॉर श्योर देखी जाएगी आने वाले सेशंस में। ठीक है, आपकी टॉप पिक सुनंद मेटल में आज के लिए, आज शाम के लिए? मेरा टॉपिक आज शाम के लिए निकल में रहेगा। निकल में भी एक सेलिंग का मौका देते हुए दिखाई दे रहा है। 1090 जो करंट सर्विस पर है वहां पर आप सेलिंग कर सकते हो। 1060 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 1105 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। यही है मार्केट में अभी भी फिलहाल तो कोरोना के टेंशन पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से निकल प्राइसेस पे भी कमजोरी दिखाई दे रहा है। दूसरा एक और कमोडिटी है जो मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है, वो है लेड। लेड जो रेंज बाउंड मूवमेंट में चला था उससे काफी गिरावट दिखाई दी है। इसका यही मानना है कि अभी भी जो इंडस्ट्रियल यूसेज है उसमें भी कमजोरी दिखाई दे रही है। तो मेरा राय है कि 146.5 के लेवल आप सेल कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 148.5 पे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 142.5 पे आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राधा गुप्ता का, एमपी से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूछिए।
ये पूछना था कि जो गोल्ड की प्राइस है 50,000 तक कब तक जा सकती है? बताइए तरुण जी, क्या आउटलुक है आपका गोल्ड के ऊपर अब? आई थिंक मेरे हिसाब से अभी गोल्ड ओवर प्राइस्ड है, और जब तक कि 53,300 के ऊपर एमसीएक्स वाला गोल्ड चलना चालू नहीं करेगा एंड $2,050 के ऊपर कॉमेक्स गोल्ड चलना चालू नहीं करेगा, मीडियम टर्म आउटलुक मुझे गोल्ड में वीक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों के अंदर गोल्ड के प्राइस 48,000 या नियर बाई आएंगे एंड 1,800 इन डॉलर टर्म्स देखे जाएंगे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो आई थिंक एक करेक्शन के बाद करें, वो बेटर रहेगा। इन प्राइस पे अभी मेरे को डाउनसाइड रिस्क गोल्ड के अंदर देखने को लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यश का, महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। पूछिए यश। हाँ सर, क्रूड ऑयल में बाय करना सही रहेगा क्या शाम के कारोबार में? क्रूड में बाय करना सही रहेगा क्या शाम के कारोबार में? बताइए सुनंद। अगर अभी बात करें तो क्रूड ऑयल में सेलिंग साइड पे रहना बेटर रहेगा सर। 2760 का जो करंट लेवल है वहां पे आप सेल कर सकते हो। अभी क्या है, शाम को एक इन्वेंट्री रिपोर्ट आने वाली है, जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी बढ़ोतरी देखने को मिला था। हमारा एक्सपेक्टेंसी ये है कि यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज में भी इंक्लाइन देखने को मिला, जो ये फैक्टर है जो प्रेशर डाल सकता है। और दूसरी बात करें तो सऊदी अरेबिया और EIA ने भी ये अनुमान लगा कि इस साल का ग्लोबल ऑयल डिमांड भी कमजोर रहने वाला है, जिस वजह से वो एक और फैक्टर है कि जिसकी वजह से मार्केट में मंदी देखने को मिल सकता है। तो ये सब हालात को देखते हुए मैं सेलिंग साइड में रेकमेंड करूंगा। 2760 पे आप सेल कर सकते हो। अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 2650 तक आप टारगेट रख सकते हो, और स्टॉप लॉस आप 2800 के ऊपर आप रख सकते हो। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है नितिन का, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए नितिन जी। हाँ सर, मैं नेचुरल गैस में पूछ रहा हूँ। मैंने 180 पे बाय है मेरी, और इस महीने में इसकी पोजीशन क्या रहेगी? 180 पे आपने बाई किया है। ओके, नेचुरल गैस में 180 पर आपकी बाइंग है। अभी मार्केट है 173 रुपए 40 पैसे के स्तर पर। बताइए तरुण जी, क्या सुझाव है इनके लिए आपका? आई थिंक अभी जो रैली हमने रिसेंट वीक्स के अंदर देखा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा यूएस के अंदर कूलिंग डिमांड आ रहा था। सितंबर अक्टूबर नॉर्मली क्या डिमांड के लिए नेचुरल गैस के यूएस में लीन सीजन होते हैं, एंड हमने ऑलरेडी क्या देखा है कि जो टेम्परेचर है बैक टू नॉर्मल हो रहा है, जिसकी वजह से करेक्शन आया है प्राइस के अंदर। आई थिंक इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, एंड ऊपर की तरफ अगर 180-85 आता है तो शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। एंड ऑफ लेट मुझे ऐसा लगता है कि बाय द दिस मंथ एंड और अक्टूबर मिड तक वंस अगेन ये काउंटर 165-170 रेंजेस तक आएगा। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, वाराणसी से। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि आपके दोनों एनालिस्ट ने, एक ने बाय बोला, एक ने सेल बोला, तो अभी हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है? और अभी डेटा भी है 6 बजे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, देखिए जो दोनों ने बाय सेल बोला है, दोनों के लेवल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए तरुण जी, बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, अगर लास्ट 2 वीक्स का गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट देखें तो रेंज बाउंड मूवमेंट है, जिसके अंदर गोल्ड 50,500 से बाइंग ले रहा है, 52,000 से सेलिंग ले रहा है। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा तो जो सेफ स्ट्रेटेजी है 50,500 पर जब तक आवे वहां पर बाय करें 50,300 के स्टॉप लॉस के साथ, और 52,000 52,100 पर आए तो वहां पर सेल करें 52,200 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नियर अपर रेंजेस पे है। इस वजह से मैंने जो लेवल दिया है वो शॉर्ट ऑन राइज दिया हुआ है। ठीक है, ये राय है आपकी, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि ये तो बात हो गई कि नॉन एग्री मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन एग्री मार्केट में आज बड़ा एक्शन हुआ है, और खास करके ग्वार में, चने में, इसमें बड़ी तेजी आई है। ग्वार सीड का वायदा 4% तक उछला है, और ग्वारगम में भी करीब 3% तक की मजबूती दिखी है। चना का जो वायदा है, अक्टूबर का वायदा, वो 5150 के भी ऊपर चला गया, 5050 के भी ऊपर चला गया है, और जबरदस्त तेजी आई है आज एग्री मार्केट में। सुनंद, आपने हालांकि पहले कहा था कि तेजी आने वाली है, तो तेजी तो आई है, क्या अभी और तेजी बाकी है चने में, ग्वार में, टर्मरिक में?
अगर बात पहले मैं चना की करूँ तो चना में तेजी और अभी भी एक्सपेक्टेंसी है। एक तो क्या है, नाफेड का स्टॉक थोड़ा दिन पे दिन घटते जा रहा है, और जैसे हम इंडिया सेल्फ रिलायंट होते जा रहा है तो हम इंपोर्ट्स पे भी हम डिपेंडेंसी कम करेंगे। अभी का रिसेंट न्यूज से ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया का भी इस साल का प्रोडक्शन 7.5% से बढ़ सकता है फॉर द ईयर 2020-21 पे, लेकिन इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की वजह से इस साल इंपोर्ट कम करेगा, खासकर सोइंग सीजन के टाइम पे। तो ये एक खास वजह है कि जो चना का प्राइस सोइंग सीजन तक भी बुलिश रहेगा, जिसके वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा। दूसरी एक और बात है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और आने वाले नवरात्रि और दिवाली दशहरा सीजन में भी काफी अच्छा बेसन और चने दाल का डिमांड देखने को मिला है, जिस वजह से मार्केट और ऊपर जाने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। प्राइस लेवल की बात करो तो 5200-300 लेवल नियर टर्म में भी देखने को मिल सकता है एक हफ्ते के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा चना में। तो जब तक सोइंग सीजन चालू होने से पहले तक मैं एक्सपेक्टेड है तेजी रहने का चने में। और दूसरी बात करें तो गुआर सीड में तो तेजी का एक्सपेक्टेंसी अभी भी है मार्केट में। एक तो खास वजह है कि गुजरात और राजस्थान में दोनों स्टेट में 14 to 15% का सोइंग कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन पे, और अभी तो क्या है, विड्रॉवल सीजन हो रहा है, जिसके वजह से और नया सोइंग तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो गुजरात और राजस्थान में भी अभी रेनफॉल पैटर्न भी काफी कम है, 10% डिक्लाइन है एज पर IMD रिपोर्ट, जिसके वजह से मार्केट में एक्सपेक्टेंसी तेजी। तो मेरा राय यह है कि गुआर सीड में खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है। अभी भी 4000 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो, 4250 तक आप टारगेट रख सकते हो, और नियर टर्म में देखा जाए तो स्टॉप लॉस 3875 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो। लास्टली आपने टर्मरिक का भी पूछा, तो टर्मरिक में भी तेजी दिखाई दे रहा है। बीच में जो करेक्शन हुआ था वो एक डोमेस्टिक मार्केट, निजामाबाद मार्केट में लोकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा था, बाइंग एक्टिविटीज नहीं हो रहा था, जिस वजह से मार्केट में कमजोरी हुआ था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था, 5800 के लेवल पे एक फ्रेश बाइंग देखने को मिला था, जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी हुई। दूसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट डिमांड में भी काफी अच्छा रिकवरी आई है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसकी वजह से टर्मरिक का प्राइसेस भी सपोर्टेड है। तो नियर टर्म बेसिस पे मैं 6300-400 तक भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो खरीदारी का मौका इसमें भी दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो आपने ये डिटेल में समझाया एग्री मार्केट में आगे की चाल क्या होगी, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। सुनंद बताइए आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मेरी पहली रैपिड फायर कॉल गुआर सीड में रहेगी। 4000 के लेवल पे आप खरीद सकते हो, 4250 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहते हो तो 3875 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। ओके, आपकी कॉल तरुण जी। क्रूड ऑयल में सेलिंग किया जा सकता है ऑन रैली टू 2820 to 2850, स्टॉप लॉस रहेगा 2900 के अबव, एंड मेरा ऐसा मानना है आज या कल तक ऑयल के प्राइस 2700 से 2650 तक देखने को मिलेंगे ऑन डाउन साइड। ठीक है, ओके, आपकी आखिरी कॉल सुनंद। मेरी आखिरी कॉल टर्मरिक पे रहेगी। 6000 के लेवल तो करंट लेवल पे आप उस पर खरीदारी कर सकते हो। अगर आप टारगेट मेंटेन करना चाहते हो 6300 पे आप टारगेट रख सकते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 5850 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।